जी सर। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है भाई किसी चीज को समझना, पढ़ना, लॉ को पढ़ना और लॉ को समझना समझना लॉ को पढ़ना, लॉ को समझना, उसकी कला को कहते हैं, आर्ट को कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। समझ आ गया क्या होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट? लॉ को पढ़ने की, लॉ को समझने की कला क्या होती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होती है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, हमारे पास एक वर्ड आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता क्या है? इंटरप्रिटेशन 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 का मीनिंग होता है एक्ट। इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है एक्ट। इंटरप्रिटेशन क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस बाय विच इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है बाय विच द रियल मीनिंग ऑफ एक्ट और डॉक्यूमेंट एंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन इन इनैक्टिंग or the party executing the document is certain. Interpreted signify expounding the meaning of word, writing, etc., making out their meaning, explaining, understanding them in a specific manner. ये कहना चाह रहा है इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन क्या है? एक्सपाउंडिंग सिग्निफाई, इंटरप्रिटेशन सिग्निफाई करती है द मीनिंग ऑफ वर्ड। इंटरप्रिटेशन क्या करती है? सिग्निफाई करती है। इंटरप्रिटेशन बताती है। इंटरप्रिटेशन सिग्निफाई करती है। सिग्निफाई मतलब बताती से। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। भाई वर्ड्स क्या बोल रहे हैं? राइटिंग क्या लिखा हुआ है, एक्सेट्रा, वो बताती है कि भाई वर्ड का मीनिंग क्या है, जो राइटिंग है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग बताना, उसको एक्सप्लेन करना और उसको समझना। एक्सप्लेन करना एंड अंडरस्टैंड करना, वो क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अंडरस्टैंड करना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटरप्रिटेशन पहले क्या होता है? इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस होती है जिससे प्रोसेस बाय विच मीनिंग ऑफ लॉ इज सर्टेन, जिससे हम किसी लॉ के अर्थ को समझते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन कहते हैं। समझ आ गई? इंटरप्रिटेशन क्या होता है? क्लियर है? यस सर। इंटरप्रिटेशन वो प्रोसेस होती है जिससे हम लॉ के मीनिंग को, लॉ की जो मीनिंग है उसको समझते हैं। इंटरप्रिटेशन सिग्निफाई करता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इंटरप्रिटेशन हमें एक्सप्लेन करता है। इंटरप्रिटेशन से हम क्या करते हैं? एक लॉ का, एक वर्ड का, एक राइटिंग का जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। समझ आ गई? इंटरप्रिटेशन जो होती है पर्सन टू पर्सन वरी करती है। आपके पढ़ने का, आपके समझने का तरीका कुछ और हो सकता है, मेरे पढ़ने का तरीका, मेरे समझने का तरीका कुछ और हो सकता है। पर्सन टू पर्सन जो होती है, पर्सन टू पर्सन वरी करती है। इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है। इंटरप्रिटेशन हेल्प करती है एक पर्सन की इन आर्ग्यू करने में,
एक दूसरे से बातचीत करने में, कंटेस्ट करने में, इंटरप्रेटिंग करने में द प्रॉपर मीनिंग ऑफ सेक्शन, प्रोविजो एक्सप्लेनिंग और शेड्यूल टू एक्ट और एनी डॉक्यूमेंट डीड एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशंस क्या है, वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम किसी एक्ट के, किसी डॉक्यूमेंट के, किसी लॉ के मीनिंग को समझते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो। प्रिजम्पशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। प्रिजम्पशन क्या मान्यताएं होती हैं, कब किसी लॉ को इंटरप्रिटेशन करते टाइम क्या क्या प्रिजम्पशन, क्या क्या मान्यताएं ली जाती है, क्या क्या मान्यताएं ली जाती हैं, क्या क्या प्रिजम्पशन ली जाती है। वेयर द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट इज क्लियर देयर इज नो नीड ऑफ प्रिजम्पशन। कि भाई जहां पे क्या है, किसी लॉ का मीनिंग जो है, किसी स्टैट्यूट का मीनिंग, स्टैट्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉ से है। स्टैट्यूट का मतलब यहाँ पे किसी लॉ से है या एक्ट से है। अगर उसका मीनिंग, मीनिंग जो है क्लियर है, सबको साफ साफ समझ आ रहा है, तो वहां पर प्रिजम्पशन की जरूरत नहीं होती, प्रिजम्पशन की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होती। बट इफ इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर, बट कहीं पर अगर लॉ में कोई चीज लिखी लिखी हुई है और वो क्लियर नहीं है, मतलब वो क्लियर समझ नहीं आ रही, क्लियर समझ नहीं आ रही, तो फिर क्या होगा, देयर नंबर ऑफ प्रिजम्पशन। तो फिर कुछ प्रिजम्पशन होती है इंटरप्रिटेशन की, वो बात करते हैं। द वर्ड इन द स्टैट्यूट आर यूज इन द लिटरल। फिर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं, लिटरल, लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल मतलब क्या, लिटरली मीनिंग क्या होता है, मतलब उसकी जो सिंपल, सिंपल क्या होता है, एक सिंपल इंटरप्रिटेशन जो जर्नल इंटरप्रिटेशन होती है वो यूज करते हैं। दैट द वर्ड इन द स्टैट्यूट आर यूज इन लिटरल सेंस अनलेस अदरवाइज डिफाइंड। फिर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन का यूज करते हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन, जर्नल मीनिंग, liability attach only there is mens rea, that is the legislation does not make mistake and the statute has been made with a view to exercise the power given through it fairly। तो हम ये प्रिजम्पशन लेके यहाँ पर चलते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन का यूज करते हैं, मेंस रिया, लाइबिलिटी जो अटैच होती है वो मेंस रिया होती है, और लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक, कि भाई लॉ कोई गलती नहीं कर सकता, ये मान के चलेंगे, लॉ कोई गलती नहीं कर सकता, ये मान के चलेंगे। और लास्ट, द स्टैट्यूट हैज बीन मेड विद ए व्यू टू एक्सरसाइज द पावर गिवन थ्रू इट फेयरली, कि जो लॉ बना गया है वो जो पावर दी गई है उस पावर के थ्रू बना हुआ है। समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। हाँ। डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मीनिंग यहाँ पे लॉ से है, अलग अलग क्लासेस होती है। कोडिफाइंग क्या होता है कि व्हेन द कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन सब्जेक्ट। कोडिफाई का मीनिंग होता है अनरिटन लॉ को क्या करना, कोडिफाई करना। किसी, भाई लॉ अब तक बना नहीं था, उसको क्या करना, कोडिफाई करना। कोडिफाई मतलब लॉ को लिखना, कोडिफाई करना, लॉ को लिखना, कानून को लिखना, कानून को बनाना, क्या होता है, कोडिफाई होता है। कोडिफाई का मीनिंग होता है
अभी तक कोई कानून नहीं बना, उस कानून को बनाना, उस लॉ को बनाना क्या होता है? कोडिफाई होता है। डिक्लेरेटरी क्या होता है? जो चीज बन चुकी है उसको क्या करना? एक्सप्लेन करना। When they do not profess to any alteration in the existing law but merely declare or explain what is it। भाई जो लॉ बन गया है, एग्जिस्टिंग लॉ जो है, जो लॉ ऑलरेडी बन चुका है, जो लॉ ऑलरेडी बन चुका है, उसको क्या करना? उसको एक्सप्लेन करना, समझाना। रेमिडियल क्या होता है? वेयर when they alter the common law or the judge made law। रेमिडियल का मीनिंग होता है जब कॉमन लॉ को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। कॉमन लॉ को चेंज किया जाता है, या फिर जब जज क्या करता है? लॉ बनाता है। जब जज क्या करता है? लॉ बनाता है, उसको रेमिडियल कहते हैं। अमेंडिंग क्या होता है? जब स्टैट्यूट लॉ में किसी एक्ट के अंदर क्या किया जाता है? अल्टरेशन की जाती है। एक्ट के अंदर चेंज करना, एक्ट के अंदर चेंज करना अमेंडमेंट होते हैं। कंसोलिडेशन क्या होता है? when they consolidate several statute relating to the same subject with or without alteration of substance। मतलब एक चीज के अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, एक ही चीज के अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, उन सारे एक्ट को इकट्ठा करके एक न्यू एक्ट बना देना। उन सारे एक्ट को इकट्ठा करके एक न्यू एक्ट बना देना, उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। अनेबलिंग क्या होता है? अनेबल का मीनिंग होता है when they remove a restriction or disability। अनेबल का मीनिंग होता है, अनेबल क्या होता है? किसी को किसी को किसी को कोई अधिकार दे देना, किसी को कोई अधिकार दे देना। मतलब पहले किसी को मना कर रखा था कुछ करने से, अब उसको क्या कर दिया है? अधिकार दे दिया है, उसको अनेबल कर दिया गया कि आप ये चीज कर सकते हो। डिसेबल का मीनिंग होता है किसी को रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना, डिसेबल होता है। when they restrain the alienation of property। पैनल क्या होता है? पैनल का मीनिंग होता है जब किसी के ऊपर, जब किसी को सजा दी जाती है, सजा दी जाती है, उसको पैनल बोलते हैं। when they impose a penalty or forfeiture। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सब समझ आ गया? कोडिफाई क्या होता है, डिक्लेरेटरी क्या होता है, रेमेडियल क्या होता है, अमेंडिंग क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, सब समझ आ गया? क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यस सर। जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो पहले हमारे पास आता है प्राइमरी रूल। जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो पहला हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूल, उसको बोलते हैं प्राइमरी रूल। या तो प्राइमरी रूल बोलेंगे या फिर बोलेंगे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या कहता है, बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कौन सा? प्रिंसिपल रूल।
या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ये बात करते हैं पहले। हाँ, प्राइमरी रूल, प्राइमरी रूल या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ये वाला पढ़ते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू द दिस रूल, द वर्ड, पैरा, सेंटेंस ऑफ स्टैट्यूट आर ordinarily to be understood in the natural, orderly, and popular and grammatical meaning, unless such construction lead to an absurdity or the content or object of the statute suggests a different meaning. Interpretation should not be given which would make other provision redundant. ये कह के चल रहा है, इस वाले लॉ के अंदर, इस वाले लॉ के अंदर, इस वाले रूल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस वाले रूल के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई लॉ के अंदर अगर कोई वर्ड दिया गया है, लॉ के अंदर कोई वर्ड दिया गया है, कोई पैराग्राफ दिया गया है, कोई पैरास दिया गया है, कोई सेंटेंस दिया गया है, जब तक कि कुछ ना बोला हो, जब तक कुछ ना बोला हो, या फिर लॉ में उसका कोई अलग से मीनिंग ना दिया हो, या फिर लॉ में उसका अलग से मीनिंग ना दिया हो, तो हम जो उसका जनरल मीनिंग होता है, जो सबसे पॉपुलर मीनिंग होता है, जो उसका जनरल मीनिंग होता है, जनरल मीनिंग होता है, जनरल मीनिंग होता है या सबसे पॉपुलर मीनिंग होता है, पॉपुलर मीनिंग होता है, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको हम यूज करेंगे, उसको यूज करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। समझ आ गई? दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के दो मीनिंग होते हैं। लॉ में अगर इंटरेस्ट का लेके कुछ ना लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है रुचि, इसका सबसे पॉपुलर मीनिंग क्या है, रुचि। लेकिन लॉ में इसका एक मीनिंग और होता है हित, हित लिखते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनता, जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए, ये लॉ का मीनिंग है। लेकिन कई बार अगर लॉ में किसी एक वर्ड का कोई मीनिंग नहीं बता रखा अलग से, है ना, तो फिर हम जो भी एज पर द प्राइमरी रूल, एज पर द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, हम उसका जो भी पॉपुलर मीनिंग होगा, जो भी उसका नेचुरल मीनिंग होगा, उसको हम अंडरस्टूड करके यहाँ पर चलेंगे, उसको हम समझ के चलेंगे। समझ आ गई कि भाई इसका मीनिंग ये है, जब तक कि लॉ में कोई दूसरा मीनिंग ना दिया हो। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रहा है? हेलो, हेलो, समीक्षा समझ आ रहा है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। डोंट ऐड और सब्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द लॉ। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो लॉ का है, लॉ को, लॉ के अंदर जो भी वर्ड लिखा हुआ है आप उसको हेजिटीज पढ़ोगे, लॉ में जो भी लिखा है आप उसको सेम टू सेम पढ़ोगे। आप अपनी मर्जी से इंग्लिश जैसे आप बनाते हो, कुछ भी अपनी मर्जी से लिख देते हो, लॉ में जो वर्ड लिखा है आप वही वर्ड प्रॉपरली अच्छे से लिखोगे,
अपनी मर्जी से ना तो कोई भी वर्ड ऐड करोगे, अपनी मर्जी से ना ही कोई भी वर्ड सब्सट्रैक्ट करोगे। जो भी लिखा है एज इट इज, जहां पे कोई भी वर्ड शैल लिखा है तो शैल ही यूज करोगे, मे लिखा है तो मे ही यूज करोगे, हैव लिखा है तो हैव ही यूज करोगे। कोई भी अलग से डिफरेंट वर्ड यूज नहीं करोगे अपनी मर्जी से। ये लॉ का सबसे प्राइमरी रूल है। तो पहला हो गया प्राइमरी रूल कि भाई अगर लॉ के अंदर कोई वर्ड आपको दे रखा है और लॉ में उसका मीनिंग जब तक कोई अलग से मीनिंग ना बता रखा हो तो नेचुरल हम उसके सबसे नेचुरल मीनिंग का यूज करेंगे। हम उसके सबसे नेचुरल मीनिंग का यूज करेंगे। हम उसके नेचुरल मीनिंग का यूज करेंगे। हम उसके नेचुरल मीनिंग का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन दूसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। At rest magis voliant quam parent। ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली द वर्ड यूज इन द स्टैट्यूट हैव टू बी कंस्टिट्यूट इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। ये कहना चाह रहा है लॉ के अंदर कोई भी अगर वर्ड वर्ड दे रखा है तो जो उसका जर्नल मीनिंग है हम उसको उसी तरह से यूज करेंगे। तो हम उसका जो जर्नल मीनिंग है ऑर्डिनरी मीनिंग वर्ड के ऑर्डिनरी मीनिंग को ही यूज करेंगे। बट कई बार क्या होता है, बट इन मैनी केसेस जुडिशियल अप्रोच फाइंड दैट सिंपल डिवाइस ऑफ अडोप्टिंग ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड डज नॉट मीट द एंड हैज ए फेयर एंड अ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये कहना चाह रहा है कि कई बार लो, अगर मैं जुडिशियल अप्रोच की बात करूं, जुडिशियल अप्रोच के अंदर ऑर्डिनरी मीनिंग को यूज करना, ऑर्डिनरी वर्ड को यूज करना, ऑर्डिनरी मीनिंग को यूज करना वर्ड के लिए कई बार वो क्या नहीं होता, लॉ के पर्पस को, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन को, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को फुलफिल नहीं करता। Under such circumstances, it becomes necessary to have regard to subject matter of statute and the object which it is intended to achieve। तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि लॉ किस लिए बना हुआ है, लॉ का सब्जेक्ट क्या है और किस पर्पस के लिए हमें लॉ बनाया जा रहा है। उस पर्पस को देखते हुए ही हम वर्ड को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसी तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। When any interpretation of word defeat the intention of law and suppress the mischief, the court can beyond the practical and true interpretation of the statute। तो फिर कोर्ट वहां पे एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करती है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो कोर्ट है फिर वो जनरल मीनिंग से ऊपर आके, ऑर्डिनरी मीनिंग से ऊपर आके एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करती है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करती है और फिर हमको उस पर्पस को, मतलब लॉ के उस पर्पस को पूरा करने के लिए उस रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को ही क्या करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है वर्ड का। ठीक है ना, वो अबव ऑर्डिनरी मीनिंग से ऊपर होता है। ये कहते हैं रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं मिस्चीफ रूल या हेडन रूल। थर्ड मिस्चीफ रूल, हेडन रूल पढ़ते। When material words are capable of bearing two or more construction, the most firmly established rule of construction of such word is rule laid down the hidden case। The rule direct that
The court must adopt the construction which shall suppress the mischief, advance the remedy. But this does not mean that the construction should be adopted which ignore the plain natural meaning of the word and disregard the context and collection which they occur. Mischief rule क्या कहता है कि when the material word are capable of bearing two or more construction, भाई जब कोई वर्ड है जिससे हमें दो और मोर इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन होकर यहाँ पर चल रही है, द मोस्ट फॉर्मली established rule of construction of such word is to rule lay down मिस्चीफ रूल कि भाई जो सबसे कन्वीनियंट होता है, जो सबसे फॉर्मली होता है, उसी को ही यूज किया जाता है. द रूल डायरेक्ट दैट कोर्ट मस्ट अडोप्ट द कंस्ट्रक्शन विच शैल सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी. उसके अंदर फिर हम रेमेडी देखते हैं, जो सप्रेस करता है मिसचीफ को, उसमें हम रेमेडी को क्या करते हैं देखते हैं. बट दिस डज नॉट मीन दैट कंस्ट्रक्शन शुड बी अडोप्टेड विच इग्नोर द प्लेन नेचुरल मीनिंग ऑफ वर्ड, डिसरिगार्ड द कंटेक्स्ट एंड कलेक्शन विच दे अकर. आगे बढ़ते हैं. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? वेयर where in an enactment there are two provisions which cannot be reconciled with each other, they should be interpreted that if possible effect may be given to the both. This is what is known as rule of harmonious construction. तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो प्रोविजंस को, लॉ के किसी दो प्रोविजन को एक दूसरे के साथ रिकंसाइल नहीं किया जा सकता, फिर उनको इस तरह से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है कि क्या है, जो दोनों के दोनों क्या हो, इफेक्टिव हो, दोनों के दोनों का इफेक्टिव. कि भाई जब दो प्रोविजन को एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो रिकंसाइल नहीं हो रहे, एक दूसरे से उनके क्या आ रहे हैं, मीनिंग अलग आ रहे हैं. फिर उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उस तरह से की जाती है कि दोनों क्या हो, एक साथ क्या हो, इफेक्टिव हो, दोनों एक साथ क्या हो, इफेक्टिव हो. उसको क्या बोला जाता है, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. A statute must be read as a whole, and one provision of act should be construed with reference to the other provision in the same. जैसे लिखा जाता है with reference to the other provision, with reference to the other provision. जब हम इस तरह से रेफर करते हैं किसी भी एक एक्ट, एक प्रोविजन को पढ़ते टाइम, तो फिर क्या किया जाता है यहाँ पे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको. फिर क्या बोला जाता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. statute must be read as a whole and one provision of the act should be construed with reference to the other provision in the same, so as to make a consistent enactment of the whole statute, and such construction has the merit of avoiding any inconsistency, redundancy either within the section or between the other section. ये कहना चाह रहा है कि फिर इससे अगर जब हम रेफर ऐसे करते हैं विद रेफरेंस टू द अदर प्रोविजन या सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन, जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो दूसरे प्रोविजन भी क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट नहीं होते, तो हर किसी का अपना इफेक्टिव रहता है. तो ये होता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. मिस्चीफ रूल क्या होता है, मिस्चीफ रूल के अंदर हम इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती है, जिसमें हम रेमेडी को क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं. मिसचीफ को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, और रेमेडी को क्या करते हैं, एडवांस करते हैं. मिसचीफ को सप्रेस करते हैं, रेमेडी को एडवांस करते हैं. आगे बढ़ते हैं. रूल ऑफ इजेस्टम जनरिस. इजेस्टम जनरिस क्या होता है, the same kind of spices. इजेस्टम जनरिस क्या होता है, इजेस्टम जनरिस क्या होता है, the same kind of spices, the same kind of spices, the same kind of spices.
बढ़ते हैं। एडजस्टम जनरस का मीनिंग होता है द सेम काइंड ऑफ स्पाइसेस, बढ़ते हैं। The rule of Ergastum generis provide that where there are journal word following particular and special word, the journal word following particular and special word must be conformed to the thing of same kind as those specified unless there is a clear manifestation of a contrary purpose। भाई यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, ये लिख रहा है Ergastum generis लिखता है the word of same spices। एडजस्टम जनरस लिखता है कि जहां पर कोई जनरल वर्ड, जहां पर कोई जनरल वर्ड्स किसी स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वर्ड को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो कर रहे हैं। द जनरल वर्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड मस्ट बी कन्फर्म टू द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। तो वो क्या होने चाहिए, वो सेम चीज से रिलेटेड होने चाहिए। जहां पर एक स्पेसिफिक वर्ड का और एक जनरल वर्ड का जो मीनिंग है वो सेम आ रहा है, तो सेम क्यों आना चाहिए उसका, क्योंकि वो एक सेम काइंड से क्या होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए, कन्फाइंड होने चाहिए, मस्ट बी कन्फाइंड टू द थिंग ऑफ सेम काइंड। तो तभी उनका क्या होगा, तभी उनका क्या होगा, एक सेम मीनिंग आएगा, सेम मीनिंग आएगा। एडजस्टम जनरस कहता है कि जहां पर किसी एक चीज के, मतलब जहां पर पर्टिकुलर वर्ड किसी स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो कर रहा है, तो तब वो फॉलो करेगा कि भाई जहां पर जो ये जिस चीज से उनका मीनिंग है वो कन्फाइंड होना, वो रिलेटेड होना चाहिए किससे, एक सेम काइंड से, सेम काइंड से, अनलेस देयर इज अ क्लियर कंट्रारी। और यहाँ पे कोई किसी तरह की अगर unless there is a clear manifestation of a contrary purpose. The rule of adjustum generis provide that where there are journal words following the particular and specific word, the journal word following and specific word must confine to the things of same kind. वो सेम काइंड से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, कन्फाइंड होना चाहिए। अनलेस देयर इज अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कंट्रारी। बट वहां पे अनलेस जब तक कि क्या ना हो, कोई कंट्रारी ना हो, जब तक कि क्या ना हो, कोई कंट्रारी ना हो, तो वहां पे एक चीज का अगर जर्नल वर्ड और प्रिंसिपल वर्ड जो भी स्पेसिफिक वर्ड है अगर वो सेम आ रहा है, तो वहां पे रूल ऑफ क्या लगेगा, एडजस्टम जनरस लगेगा। रूल ऑफ क्या लगेगा, एडजस्टम जनरस लगेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, बात करते हैं। अप्लाई द रूल ऑफ फॉलोइंग कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट। स्टैट्यूट कंटेन एन numeration by the specific word. The member of the numeration constitute a class. The class is not exhausted by the numeration. The journal term follow the enumeration. There is a difference distinct genus which comprise more than one species, and there is no clearly manifested intent that the journal term be given a broader meaning that the doctrine requires. इसके अंदर क्या होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारी चीजें जो होती हैं सेम काइंड की होती हैं, एक तरह की होती हैं, एक क्लास की होती हैं। तो उन क्लासेस ऑफ चीजों के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड दिया जाता है, तो स्पेसिफिक वर्ड जो है उसका क्या होता है, एक तरह से जनरल मीनिंग बन जाता है। तो ये एक तरह से क्या है, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस, एडजस्टम जनरस कि भाई जहां पे एक जर्नल वर्ड जो है, वेयर द जर्नल वर्ड फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड, जहां पे जर्नल वर्ड किसको फॉलो करता है, स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो करके यहाँ पर चलता है। और जो जो ये जर्नल वर्ड फॉलो कर रहा है स्पेसिफिक वर्ड को, वो स्पेसिफिक वर्ड किसी एक क्लास, एक सेम काइंड ऑफ चीजों से है, मतलब सेम काइंड से है, एक क्लास जी, एक चीज से है जो कि क्लास क्लास ऑफ थिंग्स से है, ठीक है ना, जो एक क्लास में पाई जाती हैं काफी सारी चीजें जो सेम काइंड की चीजों से है। तो वहां पे क्या है, जब तक कोई कंट्रारी नहीं होती
किसी तरह की कोई कॉन्ट्रारी नहीं होती, तो वहां पे कौन सा रूल लगता है, रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस लग के यहाँ पर चलता है। यहाँ पे क्या है, द स्टैच्यू कंटेन द न्यूमरेशन बाय द स्पेसिफिक वर्ड, इसके अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूट क्लास, क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब स्पाइसेस होती हैं, मोर देन वन स्पाइसेस। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी स्पाइसेस होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देर इज नो क्लियरली मैनिफेस्टेड इंटेंट दैट द जनरल टर्म बी गिवन अ बॉर्डर मीनिंग दैट द डॉक्ट्राइन इंक्वायरी। तो यहाँ पे क्या है, एस जेस्टम जनरिस लग के यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। हेलो सुवेक्षा, Yes, sir. आवाज समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट यहाँ तक अभी तक? No, sir. हाँ No, sir. हाँ, कोई डाउट हो बताओ यहाँ तक, कोई किसी तरह से? No, sir. Clear. ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जर्नल है बिल्कुल। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो रट्टा मार लो, क्योंकि ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर के अंदर ये डेफिनेटली आएगा, लिख लेना। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ Okay, sir. क्या होता है, किस तरह से होता है। इंटरप्रिटेशन समझ आ गया? इंटरप्रिटेशन समझ आ गया आपको? Yes, sir. इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग? Yes, sir. अच्छा, प्रिजम्पशन क्या होती है इंटरप्रिटेशन की, कि भाई जहाँ पर क्लियर मीनिंग दे रखा है तो वहां पे प्रिजम्पशन की जरूरत नहीं होती, बट जहां पर क्लियर मीनिंग नहीं है वहां पे हम प्रिजम्पशन लेके चलते हैं। ये हमारे पास 4 प्रिजम्पशन बता रखी है, ये हमारे पास 4 प्रिजम्पशन बता रखी है। और क्लासेस ऑफ स्टैट्यूट, एक एक्ट की क्लासेस क्या होती है, कोडिफाई करना मतलब लॉ को बनाना, डिक्लेरेटर मतलब लॉ को समझाना, रेमेडियल मतलब लॉ के अंदर कोई जज जब कोई अल्टर करना, किसी कॉमन लॉ को अल्टर करना, अमेंड का मतलब किसी एक्ट को अमेंड करना, कंसोलिडेशन का मतलब अलग अलग एक्ट को एक एक्ट बनाना, अनेबलिंग का मतलब किसी को कोई राइट परमिट करना, राइट देना, डिसेबल का मतलब किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, पैनल का मतलब पेनल्टी। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन का रूल्स क्या है, अलग अलग रूल्स है। प्राइमरी रूल्स क्या कहता है कि भाई जहां पर कोई वर्ड दे रखा है और उसका लॉ के अंदर कोई अलग से मीनिंग नहीं दे रखा, तो फिर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं। मतलब जो भी उसका ऑर्डिनरी मीनिंग होता है, जो जर्नल मीनिंग होता है, जो सबसे फेमस मीनिंग होता है किसी वर्ड का, तो वो यूज करके चलते हैं। किसी वर्ड का कोई फेमस मीनिंग होता है तो वो यूज करते हैं, जब तक कि कोई उसका लॉ के अंदर अलग से मीनिंग ना दे रखा हो। हम लॉ में कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी अपनी मर्जी से काट नहीं सकते। जो भी लॉ के अंदर लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली बता के यहाँ पर चलना पड़ेगा। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है यहाँ पर, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता है कि भाई कई बार, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता है कि कई बार लॉ को अगर हम जर्नल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो जो लॉ बोलना चाहता है, जो लॉ का पर्पस होता है, वो पूरा नहीं होता। तो उसके लिए फिर क्या होता है, एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की जाती है, लॉ को उसके पर्पस के हिसाब से, लॉ को उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, लॉ किस बारे में है उसके हिसाब से लॉ की क्या की जाती है, कंस्ट्रक्शन की जाती है। फिर उसका मीनिंग उसके हिसाब से किया जाता है। इसको कहते हैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। तीसरा आता है मिसचीफ रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक दोबारा से अच्छे से इसको समझा देता हूँ। When the material word, material word का मीनिंग होता है यहाँ पे important word, material word होता है important words, important words। जब important words are capable of bearing two or more construction, the most firmly established rules of
कंस्ट्रक्शन ऑफ सच रूल। मतलब जब एक वर्ड के दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, जब एक वर्ड के दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, तो उस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? तो एज पर द मिस्चीफ रूल, भाई जो लॉ में वो वर्ड यूज किया जाएगा, उस वर्ड के मीनिंग को यूज किया जाएगा जो एक रेमेडी दे, रेमेडी, जो एक रेमेडी दे। रेमेडी को यहां पे फिर हम मिसचीफ को, मतलब मिसचीफ को सप्रेस करते हैं। मिसचीफ का मीनिंग होता है यहाँ पे एक तरह से इंजॉय, इंजॉय। वहां पे फिर हम मिसचीफ को सप्रेस करते हैं। जो सबसे रेमेडियल मीनिंग होता है, जो कोर्ट को सबसे बेस्ट मीनिंग लगता है, जिससे भाई क्या होता है कि किसी को अगर उस लॉ को रेमेडियल बेसिस पे, मतलब लॉ को बनाया क्यों जाता है? लॉ को इसलिए बनाया जाता है कि लोग उसको फॉलो करें, अच्छे से समझे। जो रेमेडियल होता है उस वर्ड को ही यूज किया जाता है, उस वर्ड से ही फिर क्या बनाया जाता है? लॉ को बनाया जाता है। समझ आ गई? इसमें हम फिर इग्नोर करते हैं किसको? प्लेन नेचुरल मीनिंग को। इसमें हम लॉ को बनाते टाइम जो उसका जर्नल मीनिंग होता है ना वर्ड का, उसको हम इग्नोर करते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसमें जो सबसे रेमेडियल मीनिंग होता है, जो सबसे रेमेडियल कंस्ट्रक्शन होती है, उसको हम यूज करते हैं। समझ आ गई? कई बार एक एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, तो फिर कौन सा वर्ड हमें यूज करना होता है लॉ के अंदर? जो क्या होता है? द रूल डायरेक्ट दैट कोर्ट मस्ट अडोप्ट द कंस्ट्रक्शन विच शैल सप्रेस द मिसचीफ एडवांस द रेमेडी। किसी को न्याय देनी है, वो वर्ड जो किसी को न्याय दे रहा हो, न्याय। लॉ के अंदर तो हम रेमेडी देखते हैं, न्याय देखते हैं। समझ आ गई? दूसरा क्या है? यस सर। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारे सेक्शन है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारे सेक्शन है। अब हर एक सेक्शन का अपना अपनी जगह पे, हर एक सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब हम किसी एक सेक्शन को पढ़ते हैं, मान लो सेक्शन 3 हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं। हर एक सेक्शन के साथ एक चीज लिखी जाती है, विद रेफरेंस टू द अदर प्रोविजन, विद रेफरेंस टू द अदर प्रोविजन, या सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन। जब हम इस लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हम ये कह के चलते हैं कि भाई दूसरे वाले जो सेक्शन है वो भी क्या होंगे? इफेक्टिव रहेंगे। ये तो इफेक्टिव रहेगा ही, दूसरे वाले भी इफेक्टिव रहेंगे। तो इससे क्या होता है? अलग अलग प्रोविजन के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन, मतभेद नहीं आता। इसको कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हमें लॉ को पूरा पढ़ना पड़ता है, लॉ के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन को एक साथ कंसाइल नहीं किया जा सकता, इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो फिर हम क्या करते हैं? वहां पे एक हम हार्मोनियस रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम ये लेके चलते हैं कि भाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स। क्लियर है? ताकि दूसरे वाले प्रोविजन भी क्या रहे? एप्लीकेबल रहे। और ये तो रहेगा ही, हम दूसरे वालों को भी कंसीडर करके चलेंगे। समझ आ गई? और लास्ट पॉइंट हमारे पास है यस सर। रूल ऑफ इजेस्टम जेनरिस। क्या होता है कि भाई जब काफी सारी, मतलब एक क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर काफी सारी क्या हो? चीजें हो, काफी सारी थिंग्स हो, थिंग्स ऑफ वन क्लास। तो उनका जो क्या होता है? स्पेसिफिक मीनिंग, जो उनका फिर एक स्पेसिफिक मीनिंग जो होता है, उनको एक फिर फॉलो किया जाए। मतलब जो उनका जर्नल मीनिंग होता है, जर्नल मीनिंग फॉलो द स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर वर्ड्स। तो फिर वहां पे जो जो जर्नल मीनिंग होता है वो फॉलो करता है किसको? स्पेसिफिक वर्ड्स को। जहां पर क्या होता है, इसमें लिखा जाता है कि एडजेस्टम जेनरिस का मीनिंग क्या होता है? एडजेस्टम जेनरिस का मीनिंग होता है
एडजेस्टम जेनरिस लिटरली मीन्स ऑफ द सेम काइंड और स्पाइसेस। भाई जो चीजें एक तरह की होती हैं, जो चीजें एक तरह की होती हैं, फिर वहां पे क्या होता है, द रूल ऑफ एडजेस्टम जेनरिस प्रोवाइड दैट वेयर देयर आर जर्नल वर्ड्स following particulars and specific words, the journal word following particular and specific word must be confined to the थिंग्स ऑफ सेम काइंड। कि भाई ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई जहां पर एक काफी सारी चीजों की एक मतलब एक तरह की काफी सारी चीजें होती हैं, एक तरह की एक तरह की काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, फिर वहां पे क्या होता है, जर्नल वर्ड क्या है, वो किसको फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो करते हैं। मान लो हजारों की संख्या में मान लो हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, उसको क्या बोलेंगे, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, उसको क्या बोलेंगे बताओगे। एक उसको न्यूमरेशन दी जाती है, न्यूमरेशन दी जाती है, मान लो उसके अंदर ए बी सी डी अलग अलग नाम है। अब ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हजारों का नाम थोड़ी बोलेंगे, वहां पे हम बोलेंगे कि वहां पे क्राउड खड़ा है, भीड़ खड़ी है, भीड़। तो फिर वहां पे क्या होता है, एक जर्नल मीनिंग, एक जो स्पेसिफिक मीनिंग को फॉलो करता है, एक जर्नल मीनिंग दे दिया जाता है उसका, कि यहाँ पे क्या खड़ी है, भीड़ खड़ी है। समझ आ गई, पब्लिक खड़ी है, क्लियर है। where the where there are Yes, sir. journal word following the particular and specific word, कि भाई वहां पे एक जर्नल वर्ड जो जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, मतलब जो जो क्या होते हैं, जहां पे कोई क्या होता है, ये क्या दिया जाता है कि भाई किसी स्पेसिफिक वर्ड होता है ना, तो फिर एक जर्नल मीनिंग दे दिया जाता है उसको, जर्नल मीनिंग, कि भाई अलग अलग लोग खड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हो, हजारों की संख्या में, हम ये तो नहीं कहते कि वो खड़ा है, वो है, वो है, वो है। जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं ना, उसको पब्लिक बोल देते हैं, पब्लिक खड़ी है, पब्लिक है, क्योंकि वहां पे अन आइडेंटिफाई नहीं होता, एक तरह की काफी सारी चीजों को एक जर्नल मीनिंग दे दिया जाता है। तो वहां पे यही होता है कि भाई जहां पे रूल ऑफ एडजस्टम जनरलिस कहता है कि भाई एक तरह की काफी सारी चीजें हैं तो उनको एक जर्नल मीनिंग दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक मीनिंग दे दिया जाता है, वेयर देयर आर जर्नल वर्ड फॉलो करते हैं किसको, स्पेसिफिक वर्ड को। जर्नल वर्ड किसको फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो करते हैं। समझ आ गई। Yes, sir. हाँ, इसमें क्या होता है, आप इस तरह से समझो, इसके अंदर जो क्या होता है, जो जर्नल वर्ड्स होते हैं, भाई मैं एक जर्नल पब्लिक हूँ, आप स्वेच्छा हो, विक्रम, कोई और भी पर्सन एक्स वाई जेड खड़ा है, जर्नल लोग खड़े हैं। अब जो इकट्ठा हो गए वो भीड़ बन गई, उनको एक जर्नल मीनिंग दे दिया, क्या, पब्लिक, भीड़, वहां पे दे दिया भीड़। जंगल के अंदर काफी सारे अलग अलग तरह के क्या रहते हैं, पक्षी होते हैं, या वो कह लो अलग तरह के कोई भी पशु वगैरह एनिमल्स होते हैं, है ना। अब ये थोड़ी कहेंगे कि जंगल के अंदर सिर्फ है वो ही है, क्या कहते हैं, टाइगर है, ये जंगल के अंदर सिर्फ एलिफेंट है। हम सीधा एक स्पेसिफिक मीनिंग दे देते हैं ना कि जंगल के अंदर एनिमल है ना। तो इस तरह से एक मीनिंग दे दिया जाता है कि जहां पर काफी सारी चीजें होती है, एक क्लास की काफी सारी चीजों को एक स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया जाता है। समझ आ गई। वहां पे एक Yes, sir. इनैमोरेशन दी जाती है, इनैमोरेशन, जैसे भीड़ को पब्लिक बोल दिया जाता है, जंगल के अंदर काफी सारे मतलब अलग अलग तरह के अगर वो है तो उनको एनिमल बोल दिया जाता है। तो एक न्यूमरेशन दी जाती है, एक क्लास ऑफ मेंबर्स को एक न्यूमरेशन दी जाती है, एक न्यूमरेशन।
जर्नल टर्म जो होती है फिर एक उस न्यूमरेशन को फॉलो करती है। स्वेच्छा, अलग से एक अकेली स्वेच्छा खड़ी है तो ये जर्नल है। स्वेच्छा अगर किसी भीड़ में जाके खड़ी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? भीड़ बोलेंगे उसको, फिर पब्लिक, फिर वो पब्लिक बन जाती Yes, sir. है ना। अब Yes, sir. हाँ, जैसे स्कूल के अंदर अलग अलग क्लास बना दी जाती है, क्लास, 12th क्लास, क्लास के अंदर तो अलग अलग बच्चे, काफी सारे बच्चे होते हैं ना, उनको स्टूडेंट बोल दिया जाता है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या होती है? न्यूमरेशन होती है जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, एक न्यूमरेशन दे दी जाती है। जहां पे जर्नल मीनिंग जो करता है, जर्नल वर्ड जो होता है एक स्पेसिफिक वर्ड को क्या करता है? फॉलो करता है। समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट?